नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीरीज़ मेला के इस यूट्यूब चैनल पे। यह क्लास बीपीएससी टीआरई 4.0 टीजीटी पॉलिटी की क्लास है। इस क्लास में आप सभी को 1000 एमसीक्यूज कराए जाएंगे। 1000 एमसीक्यूज कराए जाएंगे जिससे आपकी 5000 से प्लस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी। ये सारे एमसीक्यूज एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी के निचोड़ हैं। ये सारे एमसीक्यूज 100% एग्ज़ाम फोकस्ड हैं, जो आपको 110% एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। आप ये सीरीज़ करने के बाद एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। इसकी गारंटी सीरीज़ मेला देता है। तो आइए, आपके इस कीमती टाइम को ना वेस्ट करते हुए आपकी क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स मैंडेटेड द रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन local self-government bodies, and which Indian states was the first to increase this reservation to 50%? आपको 5 सेकेंड का टाइम देता हूँ। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करिए। सेकेंड एंड 44th अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट 1976 में आया था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें सेक्युलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी जैसे शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। प्रस्तावना को इंग्लिश में प्रियम्बल कहते हैं, ठीक है। 44th अमेंडमेंट 1978 में आया था। इसे इमरजेंसी के बाद लाया गया था, जिसने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बनाया। और इसका महाराष्ट्र कनेक्शन, महाराष्ट्र में भी 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, लेकिन यह वह पहला राज्य नहीं था जिसने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। चलिए ऑप्शन सी से शुरू करते हैं। 86th अमेंडमेंट। 86th अमेंडमेंट शिक्षा से जुड़ा हुआ है। यह शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इसने राइट टू एजुकेशन को मौलिक अधिकार बनाया। राइट टू एजुकेशन हमारा मौलिक अधिकार है। हमें पढ़ने में मन तो लगता नहीं, लेकिन वह तो हमारा मौलिक अधिकार है। चलिए 92nd अमेंडमेंट की बात करते हैं। यह भाषाओं से जुड़ा हुआ है। 92nd अमेंडमेंट भाषाओं से जुड़ा हुआ है। इसमें 8वीं अनुसूची है। इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया है। इसमें से आप कौन सी भाषा जानते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। और इसका केरल कनेक्शन, केरल भी उन राज्यों में से एक है जिसने महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया है, लेकिन यह भी वो पहला राज्य नहीं है, मतलब यह भी आंसर नहीं है। चलिए हम ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट और बगल में अपना बिहार। 73rd अमेंडमेंट के अनुसार पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और 74th अमेंडमेंट में म्यूनिसिपैलिटीज़ को संवैधानिक दर्जा गया। पंचायत गांव के स्तर पर होते हैं, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। और म्यूनिसिपैलिटीज़, हाँ लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं, अगले पेज पर चलते हैं। पंचायत गांव के स्तर पर होते हैं। गांव, एक सेकेंड, हल्का सा प्रॉब्लम है, उसके लिए कोई बात नहीं है। पंचायत गांव से रिलेटेड है, आपको तो पता ही होगा।
और म्यूनसिपाल्टीज गाड़ी वाला आया। म्यूनसिपाल्टीज शहर से रिलेटेड है, कॉमन सी बात है, आपको भी पता होनी चाहिए। चलिए अब पहले इस पेज पर आते हैं। तो हमने क्या जाना, 73rd अमेंडमेंट के अनुसार पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 74th अमेंडमेंट के अनुसार म्यूनसिपाल्टीज़ को संवैधानिक दर्जा गया। और इसी में मैंडेटरी रिजर्वेशन, इसी दोनों ने मिलकर महिलाओं को कम से कम 33% यानी कि 1/3 फिक्स सीट महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी। इसी दोनों अमेंडमेंट में मिलकर महिलाओं के लिए 1/3 फिक्स सीट बनाई, 1/3 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए बनाई। ठीक है। और अपना बिहार कनेक्शन का क्या है, बिहार ही वह पहला स्टेट, बिहार ही वह पहला स्टेट है जिसने 50% आरक्षण महिलाओं को दिया। ऑब्वियसली महिलाओं को उत्थान करने के लिए वैसे तो 33% दिया गया संविधान के अनुसार, लेकिन 2006 में बिहार ही वह पहला राज्य बना जिसने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। उसके देखा देखी और सभी राज्यों ने दिया, जिनके बारे में आप देख चुके हैं। ठीक है, आगे यानी कि इसका आंसर तो ये करेक्ट है। इस स्टेटमेंट का इस क्वेश्चन का आंसर यही है। चलिए ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नहीं, सिर्फ एक ही है हमारा यहाँ आंसर। और उस ई नन ऑफ दी अबव, नहीं, हमारा यहाँ एक है जो हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। चलिए हम थर्ड से शुरू करते हैं। थर्ड, विच ब्रिटिश एरा चार्टर्ड एक्ट empowered the governor general in council to appoint the first law commission of India? आपको 5 सेकंड देता हूँ, अगर आपको आंसर आता है तो ज़रूर कमेंट करिए। Which British era charter act empowered the governor general in council to appoint the first law commission of India? किस ब्रिटिश कालीन चार्टर अधिनियम ने गवर्नर जनरल इन काउंसिल को भारत के प्रथम विधि आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार दिया? 5 सेकंड का टाइम है। चलिए ऑप्शन ए से शुरू करते हैं। चार्टर एक्ट 1813। इस एक्ट का मुख्य फोकस ट्रेड मोनोपोली खत्म करने का और शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने पर था। लॉ कमीशन जैसी कोई बात नहीं थी, बस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार यानी कि मोनोपोली कम किया गया था। और चलिए ऑप्शन सी 1853, यह आखिरी चार्टर एक्ट था। इसके तहत सेकेंड लॉ कमीशन की बात हुई थी, ना कि पहले की। इसमें सिविल सर्विस के लिए ओपन कंपटीशन शुरू किया गया था। चलिए ऑप्शन बी देखते हैं। 1833, चार्टर एक्ट 1833। इसी एक्ट के तहत भारत में कानूनों को कोडिफाई करने के लिए एक लॉ कमीशन बनाने का प्रावधान किया गया था, फर्स्ट लॉ कमीशन। इस एक्ट की शक्ति का उपयोग करके 1834 में पहला विधि आयोग बनाया गया। इसके चेयरमैन लॉर्ड मैकाले थे, लॉर्ड मैकाले। चलिए कुछ पॉइंट्स जो लिखे जाने चाहिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चेयरमैन
of Chairman of Law Commission, Lord मैकेले। इन्हीं की अध्यक्षता में आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार हुआ था। ड्राफ्ट तैयार हुआ था इंडियन पीनल कोड। हाल ही में आईपीसी का नाम बदल के भारतीय न्याय संहिता रखा गया था, आप सबको ज़रूर पता होगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन डी देखते हैं, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नहीं, इसका आंसर ऑप्शन बी है। नन ऑफ दी अबव, नहीं, ऑप्शन बी सही करेक्ट है। नंबर 4, ऑन विच डेट डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्मली अडॉप्ट जन गण मन एज द नेशनल एंथम। यहाँ बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने कब ऑफिशियली जन गण मन को नेशनल एंथम डिक्लेयर किया था। इस गाने को लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, आप सभी को पता होगा। तो चलिए ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं। चलिए कौन से ऑप्शन से शुरू करें? ऑप्शन बी से शुरू करते हैं। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 क्या लगता है आपको, कोई ख़ास दिन था ये? कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन तो है ये। 26 जनवरी 1950 को इंडिया का रिपब्लिक डे, 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेट हुआ था और इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था। कुछ तो हुआ था इस दिन, बहुत बड़ा दिन था ये हमारे लिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसी दिन इम्प्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इम्प्लीमेंटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इम्प्लीमेंटेशन 26 जनवरी 1950। लेकिन नेशनल एंथम इस तारीख को अडॉप्ट नहीं हुआ था। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट हुआ था। ये हमारे लिए याद करने लायक तारीख है। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आ जाए, आप लिखते चलिएगा। मेरी आपसे दिली गुजारिश है कि आप मेरे सभी पॉइंट्स को लिखते हुए चलें। क्या पता कौन सा ऑप्शन आपके लिए हूबहू एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनकर आ जाए। थैंक यू। तो 26 जनवरी 1949, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, लेकिन नेशनल एंथम अडॉप्ट करने का डिसीजन 1950 में लिया गया था, इसलिए 26 जनवरी 1949 का कोई रिलेशन ही नहीं है। तो चलिए हम आखिरी ऑप्शन पे चलते हैं। आप तो समझ ही गए होंगे यही आंसर होगा। लास्ट में ही आंसर सेलेक्ट करने का मेन रीज़न सभी टीचर का यही रहता है कि बच्चे जो आंसर गलत है उस पर भी फोकस करें, क्योंकि अगर ही पहले ही हम लोग करेक्ट आंसर का चुनाव कर लेंगे तो बच्चे समझ जाएंगे कि और सब तो आंसर होंगे ही नहीं, उन पर ध्यान नहीं देंगे। चलिए तो इस ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं। ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली जन गण मन को इंडिया का नेशनल एंथम एडॉप्ट किया था। ध्यान देने वाली बात यही है कि वंदे मातरम को उसी दिन नेशनल सॉन्ग का स्टेटस दिया गया था। वंदे मातरम पे आजकल बहुत नेता लोग, आजकल नहीं मतलब बहुत दिन हो गए, बहुत डिस्कशन हुआ होगा, आपको तो पता ही होगा। आप सब तो न्यूज़ से अवेयर ही रहते हैं, छोड़िए उन बातों को। Who served as the first speaker of the lower house of the Indian Parliament after independence? यहाँ पूछा गया है कि इंडिया को
इंडिपेंडेंस मिलने के बाद लोकसभा का पहला स्पीकर कौन बना था? लोअर हाउस को हम लोकसभा कहते हैं, जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का एक हिस्सा है। ऑप्शन ए है हमारा हुकुम सिंह। हुकुम सिंह लोकसभा के स्पीकर जरूर हैं, लेकिन बाद में। ये आप सभी नोट्स बनाइए, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि पक्का नोट्स बनाइए। हो सकता है मैं सारी बातें यहाँ लिख ना सकूँ, लेकिन आप कॉपी और पेन लेके बैठिए और नोट्स बनाते चलिए। हुकुम सिंह लोकसभा के स्पीकर जरूर हैं, लेकिन बाद में। ये 1962 से 1967 तक लोकसभा स्पीकर रहे थे, इसलिए ये फर्स्ट स्पीकर नहीं थे, और ये गलत है। राजेंद्र प्रसाद, आप सब तो जानते ही होंगे, इनका नाम कौन नहीं जानता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन ये लोकसभा के स्पीकर नहीं थे, इसलिए ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। चलिए ऑप्शन सी, जीवी मावलंकर, ये आंसर सही है। गणेश वासुदेव मावलंकर इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लोकसभा के पहले स्पीकर थे। 1952 में जब पहली लोकसभा बनी थी, तब जीवी मावलंकर उसके स्पीकर बने। तो सही क्या है, सबको पता ही चल चुका होगा, जीवी मावलंकर। चलिए ऑप्शन डी एंड ई को भी देखते हैं। ये आपके एग्ज़ाम का पैटर्न का हिस्सा है। ऑप्शन ए टू ई तक रहता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमें सारे ऑप्शंस पे बहुत पैनी नज़र बनाए रखना हमारा काम है। मोर देन वन ऑफ दी अबव, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सारे ऑप्शंस को बड़े ध्यान से पढ़ा है, और नन ऑफ दी अबव नहीं, हमारे पास तो एक आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। According to the current practice in India, on which specific date is the union budget presented in the parliament by the finance minister? आप सभी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपका फेवरेट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। प्रेसिडेंट का तो पता ही होगा, आप सभी इतने अच्छे विद्यार्थी हैं, सीरीज मेला को फॉलो करते हैं। यहाँ पूछा गया है कि यूनियन बजट को पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर किस तारीख को प्रेजेंट करती है। ऑप्शन ए है 1 मार्च। पहले इंडिया में यूनियन बजट 1 मार्च को प्रेजेंट होता था, लेकिन 2017 में ये सिस्टम चेंज हो गया है, अब बजट 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए गलत है, पहले ऐसा होता था 2017 से पहले। ठीक है, ऑप्शन सी 1 जनवरी। इंडिया में कभी भी यूनियन बजट 1 जनवरी को प्रेजेंट नहीं किया गया, इसलिए हमारा 1 जनवरी हैप्पी न्यू ईयर गलत है। उस दिन तो सभी लोग छुट्टी पे रहते हैं, क्या प्रेजेंट करेंगे बजट। चलिए आगे चलते हैं। 1 फरवरी 2017 से गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि यूनियन बजट 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाएगा। इससे गवर्नमेंट को फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से पहले ही बजट इम्प्लीमेंट करने का टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, 1 फरवरी। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन डिड द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो द स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? बहुत बढ़िया सवाल है, वैसे बहुत आसान भी है, आपको तो पता ही होगा। हमारे संविधान को बहुत सारे अनेकों देश के संविधान से इंस्पिरेशन लेके बनाया गया है, तो यहाँ उसमें से बस ये पूछा जा रहा है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किससे इंस्पायर होके लिया गया है। आप सबको पता होगा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, आप ज़रूर मुझे बताएं, इससे आपका रिवीजन भी होगा इंडिया में प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फर्स्ट है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश आयरलैंड को बोला जाता है, आयरिश पीपल
आयरलैंड के लिए आयरिश वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से इंडिया ने कुछ फीचर्स लिए हैं, जैसे कि डीपीएसपी, बहुत फेमस क्वेश्चन है डीपीएसपी, अब सबको बहुत पता होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के प्रोसीजर आयरलैंड से नहीं लिया गया, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से इंडिया ने कुछ और फीचर्स बोरो किए हैं, जैसे अमेंडमेंट प्रोसीजर, बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है, आपको तो पता ही होगा। अमेंडमेंट लाने के लिए हमेशा होड़ लगे रहती है, अच्छी बुरी। चलिए आगे बात करेंगे कभी इस पर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से इंडिया ने कुछ और फीचर्स बोरो किए, जैसे अमेंडमेंट प्रोसीजर, राज्यसभा मेंबर्स का इलेक्शन सिस्टम, लेकिन प्रेसिडेंट इलेक्शन का प्रोसीजर यहाँ से नहीं लिया गया है, तो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन भी गलत हो गया। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस, आप हमको बताने का कष्ट करें यूएस कब आज़ाद हुआ था, कमेंट जरूर करें, इससे आपके रिवीजन होगा। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स से इंडिया ने प्रेसिडेंट के इलेक्शन का इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम इंस्पायर होकर अडॉप्ट किया, जैसे यूएसए में प्रेसिडेंट को इलेक्ट्रोल कॉलेज इलेक्ट किया जाता है, जैसे इंडिया में भी प्रेसिडेंट को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्ट किया जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन ही है जिससे हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन का प्रोसीजर अडॉप्ट किया, तो और सारे ऑप्शंस को भी देखना, सारे ऑप्शंस हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोर ऑफ वन ऑफ दी नहीं, दिस इज रॉन्ग। क्वेश्चन ई, नन ऑफ दी अबव, नहीं, हमने यूएसए ने हमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन का फीचर दिया, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का फीचर दिया। चलिए आगे चलते हैं। लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 8, under the cabinet mission plan, how many seats were specifically reserved for the British provinces in the original 389 members constituent assembly? कैबिनेट मिशन योजना के तहत मूल 389 सदस्य संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के लिए विशेष रूप से कितनी सीटें आवंटित की गई हैं? ओके, पहला तो है 389। ये फिगर टोटल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। कैबिनेट मिशन प्लान ने डिसाइड किया था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 389 मेंबर्स होंगे, इसमें ब्रिटिश इंडिया 296 और प्रिंसली स्टेट 93 दोनों शामिल है, इसलिए यह सिर्फ ब्रिटिश प्रोविंसेस का आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद हम 229 देखेंगे। 229 ये नंबर पोस्ट पार्टीशन के बाद का है। पोस्ट पार्टीशन मीन्स आज़ादी के बाद का है, ठीक है। जब 1947 में इंडिया का पार्टीशन हो गया था और पाकिस्तान हमारा अलग हो चुका था हमसे, तब असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ 389 से घटकर 229 रह गई थी। उस 229 में से इंडियन प्रोविंसेस के पास 229 सीटें थी और प्रिंसली स्टेट्स के पास 70। आप स्टूडेंट्स अक्सर 296 और 229 में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ज़रूर इस पर ध्यान रखिएगा। और अपने आखिरी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, 296। ब्रिटिश इंडिया को टोटल 296 सीट्स दी गई थी।
इसको दो पार्ट्स में देख सकते हैं। 292 सीट्स जो 11 गवर्नर प्रोविंसेस से आती थी, और 4 सीट्स 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कोर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से आती थी। 296 सीट्स पर इलेक्शन हुए थे। बाकी 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स के जो थे वहाँ पर मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया था। और इससे हमारा आंसर हुआ 296। और हम देखेंगे ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। नहीं, नन ऑफ द अबव। नहीं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। In which year was the Constitution of India amended for the very first time to introduce changes like the addition of the 9th schedule? भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था जिसके माध्यम से 9वीं अनुसूची जैसे बदलाव किए गए थे? तो चलते हैं इसके ऑप्शंस को देखते हैं एक बार। 1950 इस साल हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। कब लागू हुआ था हमने जस्ट आगे पढ़ा है, इसलिए नोट्स बनाते चलिए। 1950 में कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। याद रखने लायक तारीख है 26 जनवरी, हम सभी मनाते हैं, ठीक है। तो 1950 में इस साल हमारा संविधान लागू हुआ था। 1950 में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ था क्योंकि तब तक पार्लियामेंट का इलेक्शन भी नहीं हुए थे और प्रोविजनल पार्लियामेंट ने तब तक कोई बदलाव नहीं किया था। तो हम लोग ऑप्शन सी की ओर चलते हैं। 1953 में कोई मेयर फर्स्ट अमेंडमेंट जैसा हिस्टोरिकल इवेंट नहीं हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में इस साल आंध्र प्रदेश एक्ट आया था। आप लिखते चलिए 1953 में इस साल आंध्र प्रदेश एक्ट आया था। हर ऑप्शन कोई ना कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा और आप नोट्स बनाते चलिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आंध्र प्रदेश एक्ट आया था 1953 में, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन का पहला अमेंडमेंट नहीं था। तो अभी भी हमें आंसर की तलाश जारी है। चलिए एक और ऑप्शन है जिसे हम लोग एक बार देख ही लेते हैं। 1951 ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में हुआ था। उस वक्त जमींदारी एबोलिशन और लैंड रिफॉर्म्स में काफ़ी लीगल दिक्कतें आ रही थी, इसलिए गवर्नमेंट ने 9th शेड्यूल ऐड की ताकि लैंड रिफॉर्म्स लॉज को कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके। इस अमेंडमेंट ने इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल 15(3), 19(2) और 31A या फिर 31B जैसे आर्टिकल में भी चेंजेस किए। इन सभी में भी चेंजेस किए। ठीक है। कब आया था ये? 1951 में। और ये कौन से प्राइम मिनिस्टर के टाइम में आया था? ये भी एक बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। तो ये आया था हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। एक सेकेंड, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर आया था कि गवर्नमेंट में हुआ था। ठीक है, चलिए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच सिटी डिड द इनॉग्रल मीटिंग
of the Constituent Assembly of India take place on December 9, 1946? इस टाइप के सवाल तो एग्जामिनर्स के फेवरेट होते हैं, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। 5 सेकेंड का पॉज लीजिए और कमेंट ज़रूर करिए। आप सब पर मुझे पूरा भरोसा है, आपको ज़रूर आता होगा, आप सब बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। पहला ऑप्शन है बॉम्बे। बॉम्बे बहुत फेमस है अभी के टाइम में, क्या हमेशा से फेमस रहा है। अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा अमीर लोग वहीं रहते हैं और ये सदा सदा से हमेशा से हिस्टोरिकल इवेंट्स के लिए भी फेमस रहा है। जैसे कि इंडिया का नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन जो 1885 में हुआ था, वो भी कहाँ हुआ था? बॉम्बे में ही हुआ था। लेकिन अफसोस हम जो खोज रहे हैं वो यहाँ नहीं हुई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, क्या है क्वेश्चन? संविधान सभा की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? वो यहाँ नहीं हुआ था, लेकिन कुछ यहाँ हुआ था। और वो क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन जो कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन। Everybody, please note it down. First session was held in Mumbai. Okay guys, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं। कैलकाटा। कैलकाटा ब्रिटिश इंडिया की पहली कैपिटल थी 1911 तक। बहुत सारे फ्रीडम मूवमेंट्स यहाँ हुए हैं, लेकिन 1946 तक कैपिटल दिल्ली को शिफ्ट हो चुकी थी, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग यहाँ नहीं हुई थी। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन से हम बाहर आ चुके हैं। अब ऑप्शन नंबर 3, न्यू दिल्ली। संविधान सभा की पहली मीटिंग न्यू दिल्ली में ही हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप सभी इसको लिख लीजिए। 9 दिसंबर 1946 को न्यू दिल्ली में हुई थी। और अगर आप जानना चाहते हैं कहाँ एग्जैक्टली हुई थी, संसद भवन में हुई थी। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई थी। और कितने आदमियों ने उसमें भाग लिया था? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कितने मेंबर्स ने भाग लिया था? 211। क्या उसमें मुस्लिम लीग ने पार्ट लिया था? नहीं, मुस्लिम लीग बायकॉटेड इट। मुस्लिम लीग ने उसे बायकॉट किया था। ठीक है, ऑप्शन डी की ओर देखते हैं। मोर देन वन ऑफ द अबव, नहीं, इसका ऑप्शन तो हमें, इसका आंसर तो हमें मिल चुका है। नन ऑफ द अबव, नहीं, इसका एक आंसर है और जो हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ईयर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोक्लेम अ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ड्यू टू एक्सटर्नल एग्रेशन। बाहरी आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति ने पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की थी? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए 1962। भारत में सबसे पहली बार नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 अक्टूबर 1962 में लगाई गई थी। इसके लगाने के क्या कारण थे? आपके दिमाग में तो चल ही रहा होगा। इसका कारण था चाइनीज़ एग्रेशन, हमारा इंडो चाइना वार। जब चाइना ने
नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर पर हमला किया तब प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसे डिक्लेयर किया था। और इसका ड्यूरेशन भी पूछा जा सकता है, ये इसका ड्यूरेशन कब से कब तक था, 1962 से 1968 तक। ओके, चलिए और ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर किया जाए। 1966 में कोई नई इमरजेंसी प्रोक्लेम तो नहीं हुई। इस साल तस्किन एग्रीमेंट हुआ और इंदिरा गांधी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी थी, लेकिन पुरानी 1962 वाली इमरजेंसी को कंटिन्यू रखा गया। ठीक है, और ऑप्शन सी को देखा जाए 1978, ये साल 44th अमेंडमेंट एक्ट के लिए जाना जाता है। 44th अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट। इस अमेंडमेंट के जरिए इंटरनल डिस्टरबेंस शब्द को हटाकर आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया ताकि फ्यूचर में इमरजेंसी का मिसयूज ना हो सके। लेकिन इस साल कोई नई इमरजेंसी स्टार्ट नहीं हुई थी, तो हमें अपना आंसर पूर्व में ही मिल चुका है और वो है ऑप्शन ए। ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नहीं, हमारा एक ही आंसर है सदा का, वो है ए। ऑप्शन ई, नन ऑफ दी अबव, नहीं, एक आंसर है वो जो कि सही है, वो है ए। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। होप आपको अच्छा लगा हो, और इस तरह का हमारे 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ है। आपसे प्रार्थना है कि आप ज़रूर जुड़े रहें ताकि ये सीरीज़ मेला आपके साथ रह सके और आपके इस सफ़र में आपका पूरा सहयोग कर सके। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और लाइक ज़रूर करें, इससे हमें बढ़ावा मिलेगा। थैंक यू।